देखो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। मतलब किसी का रेगुलर अरेंजमेंट होगा किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, चाहे वो एटम्स हो, चाहे आयन्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो। जैसे एटम से मिलके बना हो, जैसे आयरन का पूरा जो है मान लो क्यूब बना हुआ है, ठीक है। किस किस से मिलके बना होगा वो, आयरन के मेटल्स, आयरन के एटम्स से मिलके बना होगा। आयंस हो सकता है, जैसे NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल कैसे बना होगा, आयंस से मिलके बना होगा। और मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे जैसे H2O है तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जो है अरेंजमेंट कर रहे होंगे, तो उनका रेगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, उनका रेगुलर अरेंजमेंट कहलाएगा उनका क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कि हो सकते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। थ्री डायमेंशनल स्पेस मतलब थ्री डी डायमेंशन में, जैसे एक्स की डायरेक्शन में भी, वाई में भी और जेड में भी। यूनिट सेल क्या होते हैं, वो स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस प्रोड्यूसेस द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। क्या मतलब है इसका, कि छोटी छोटी यूनिट, जैसे एक छोटी यूनिट फिर वो रिपीट हो रही होगी अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में फिर वो रिपीट हो रही होगी, वैसे की वैसी यूनिट इस डायरेक्शन में वो रिपीट हो रही होगी, ठीक है, ऊपर नीचे रिपीट हो रही होगी। तो ऐसे ऐसे करके रिपीट हो के हर डायरेक्शन में जो है वो क्या बना देती है, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस। तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, उसकी एक यूनिट बोलते हैं उसको। पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं किसी भी यूनिट सेल के, उसके पैरामीटर्स जैसे कि पैरामीटर्स जैसे कि क्यूब के पैरामीटर्स क्या होते होंगे। मान लो कोई जो है यूनिट सेल है क्यूबिक, इस टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसके पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसकी 3 एजेस, ठीक है, A B और C एजेस, जिनको हम डिफरेंट 3 डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन में मान लो A है, वाई की डायरेक्शन में B है और जेड की डायरेक्शन में C है। ये 3 एजेस उसके पैरामीटर्स हो गए। पैरामीटर्स मतलब कि हम उसको किससे पहचान पा रहे हैं, जैसे इसकी इसकी क्या इसकी पहचान है कि इसकी ये एज जो है A है, ये B है और ये C है। उसके बाद और किससे कहते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा, उनके बीच के एंगल्स भी जो हैं ये भी पता होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे क्या एंगल बना रहा है और किस टाइप का ये लैटिस है। तो इसके पैरामीटर्स में 3 तो हो गई इसकी एजेस और 3 हो गए एंगल्स। ये एंगल्स कौन से हैं, ये हैं पेयर ऑफ एजेस के बीच के एंगल। जैसे जैसे B और C के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। बीटा कौन सा एंगल हो जाएगा, A और C के बीच का जो एंगल होगा वो, और गामा हो जाएगा A और B के बीच का जो एंगल होगा वो गामा हो जाएगा। तो ये 3 एंगल्स और 3 एजेस, ये क्या है, पैरामीटर्स हैं किसी भी यूनिट सेल के। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने देखे थे कि ये जो यूनिट्स हैं सारी, ये मिलके कितने टाइप के क्रिस्टल्स बना लेती हैं, कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स बना लेती हैं। ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम ये बना लेती हैं। ये 7 टाइप्स के कौन से हैं, ये केवल प्रीमिटिव वाले हैं। जो प्रीमिटिव यूनिट सेल होती है, प्रीमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, जिसके केवल कॉर्नर्स पे जो है पॉइंट्स होते हैं, या हम बोले एटम आयंस होते हैं, वो वाली होती है प्रीमिटिव। और कॉर्नर्स के साथ साथ किसी दूसरी पोजीशन पे भी हो, जैसे फेस पे हो, ठीक है, और बॉडी सेंटर पे हो या एज सेंटर पे हो, तो उसको बोलेंगे हम नॉन प्रीमिटिव। तो ये जो प्रीमिटिव वाली यूनिट सेल है, ये कितने टाइप के रिपीट हो के कितने टाइप के क्रिस्टल्स बना सकती हैं, ये हैं 7 टाइप्स के, जिसकी ये पैरामीटर्स से इनको पहचाना जाता है। कि जैसे अगर हम बोलें कि अगर किसी की दो एज इक्वल हैं, तीसरी इक्वल नहीं है, और किसी के सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी अरेंजमेंट बना रहा होगा, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम बना रहा होगा, ये टेट्रागोनल सिस्टम बना रहा होगा, ठीक है। तो ये 7 सिस्टम पढ़े थे, ये हैं केवल प्रीमिटिव वाले। अगर हम इनमें कौन से ऐड कर दें, नॉन प्रीमिटिव वाले भी ऐड कर दें, तो कितने हो जाएंगे, ये टोटल 14 हो जाएंगे। और इनको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, इनको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स, और इनको बोलते हैं 14 ब्रेविस लैटिस। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ये तो था जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा उसका रिव्यू। अब इस वाली क्लास में हमें क्या पढ़ना है,
टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन। दूसरा ये पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। दूसरी चीज़ पता होना चाहिए उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तीसरी चीज़ ये पता होना चाहिए कि वो टच कैसे करते हैं आपस में। जैसे एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो वो क्या टच कर रहे हैं, तो कौन से एटम्स टच कर रहे हैं। दो कॉर्नर वाले कर रहे हैं, या फेस या एक कॉर्नर वाला कर रहा है, डायगोनल वाले कर रहे हैं, कौन सा कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। यानी कि कौन से पता होना चाहिए, विच एटम्स टचेज, ये पता होना चाहिए, विच एटम्स टचेज ये पता होना चाहिए। चौथी बात क्या पता होना चाहिए हमें, उनका जो है रिलेशनशिप। फोर्थ बात रिलेशनशिप पता होना चाहिए। रिलेशनशिप पता होना चाहिए किस किस के बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। उसकी एज का और उसकी जो ये जैसे ये है इसकी रेडियस का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का हमने क्रिस्टल पढ़ा। कौन सा क्यूबिक क्रिस्टल है ये, सिंपल, या फिर इसी को बोल सकते हैं प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इन दिस यूनिट सेल सबसे पहले जो है हमें इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ये होता है द पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब। यानी कि इस वाले अरेंजमेंट में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, केवल और केवल कॉर्नर्स पे। इसकी ये वाली जो है ये एज लेंथ होती है, क्योंकि ये जो साइड है यही तो बताती है इसकी एज। तो ये ए हो गई क्या, एक इसको डिनोट कर रही है इसकी एज लेंथ को। ठीक है, दूसरी बात पता होनी चाहिए हमें नंबर ऑफ एटम्स। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि नंबर ऑफ एटम्स तो सीधे सीधे पता चल रहा है, इसके नंबर ऑफ एटम्स होंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ एटम्स। नहीं, 8 जो हैं इसके नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। 8 पोजीशंस पे जो हैं एटम्स हैं, लेकिन वो ध्यान से देखो पूरे एटम नहीं है। एक एटम का छोटा सा पार्ट इस क्यूब के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि 8 पोजीशंस पे तो हैं एटम, लेकिन टोटल एटम्स अगर हम निकालें तो उसका तरीका क्या होगा कि भाई हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो एटम है कॉर्नर पे, ये इसका कितना हिस्सा जो है इसके अंदर आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा। अब मान लो हम कोई क्यूब यहाँ पे बनाते हैं। जैसे इस वाले क्यूब को आप अपने रूम से कंपेयर कर सकते हो। आप अपने रूम के जो है कॉर्नर्स काउंट करो, कितने कॉर्नर्स मिलेंगे आपको, 8 कॉर्नर्स मिलेंगे। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कॉर्नर्स उसके मिलेंगे। तो मान लो उस एक कॉर्नर पे जो है एक एटम लगा हुआ है। हमें पता होना चाहिए कि ये एटम इस वाले क्रिस्टल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि इस वाले हम क्या क्या करें कि हम इधर भी एक क्रिस्टल बना लें, इधर भी क्रिस्टल बना लें, और इधर भी क्रिस्टल बना लें। ठीक है, तो एक क्रिस्टल तो हो गया ये वाला, एक क्रिस्टल कौन सा हो गया, ये वाला, ये बन गया एक क्रिस्टल। तो दूसरा जो है क्यूब, दूसरा क्रिस्टल नहीं क्यूब, दूसरा क्यूब जो है एक ऊपर बन सकता है, एक इसके इस साइड बन सकता है। अब देखो क्या ये 4 ही बनेंगे, नहीं, इनके ऊपर भी 4 बन सकते हैं, इनके ऊपर भी 4 बन सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके रूम का जो ऊपर वाले में से कोई भी एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लो। मान लो ये रूम था, इसका हमने ये वाला कॉर्नर देखा। अब ध्यान से देखो, ये वाला मान लो यहाँ पे कोई फुटबॉल रखी हुई है या कोई स्फेरिकल चीज़ रखी हुई है, तो वो बिल्कुल इसके कोने पे रखी हुई है, पूरे में फैली हुई है, तो वो कौन कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही होगी। देखो आपके साइड वाले रूम में उसके मान लो जस्ट सामने 2 रूम हैं, उनमें कर रही होगी। और सोच के देखो कि अगर ये ऊपर वाले कोने पे है तो जो आपके जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पे भी तो 4 और बन सकते हैं क्या, क्यूब। जैसे इस वाले पे एक और बनेगा तो उसमें भी तो कॉर्नर इसको कंट्रीब्यूट कर रहा होगा।
एक यहाँ पे बन सकता है इस वाले क्यूब के जस्ट ऊपर, एक इस वाले क्यूब के जस्ट ऊपर बन सकता है जिसमें ये होगा प्रेजेंट, जिसमें ये वाला हिस्सा होगा प्रेजेंट, और एक यहाँ पे बन रहा होगा। मतलब कि अगर किसी कॉर्नर पे एक एटम होता है, किसी कॉर्नर पे एक एटम होता है तो वो उसका हिस्सा कितनी जगह पे होता है, 8 जगह पे, 8 यूनिट सेल्स में उसका हिस्सा होता है। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ये पता होना चाहिए कि इस एक में कितना आ रहा है, इस एक में कितना आ रहा होगा 1/8 पार्ट उसका, ठीक है, 1/8 पार्ट आ रहा होगा एक यूनिट सेल में, ठीक है। अब देखो रिलेशनशिप के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये, अच्छा नंबर ऑफ एटम्स पे थे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, देखो हमें ये पता है कि फर्स्ट वाले में क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर्स पे, हमारे एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, और एक कॉर्नर 1/8 एटम ऑक्यूपाई किए हुए हैं, यानी कि इस एक कॉर्नर में पे ये जो एटम है इसका 1/8 हिस्सा इस वाली यूनिट सेल में है। मतलब टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए, 8, जैसे ये भी 1/8 दे रहा होगा, फिर ये वाला भी 1/8 पार्ट, ये वाला भी 1/8 पार्ट, ये वाला भी ऐसे ही, ये सारे 1/8 पार्ट जो है एटम का कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। मतलब एटम्स कितने हो गए, एटम्स कितने हो गए, 8 कॉर्नर्स हैं और एक का कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो एटम्स कितने हो गए, केवल एक एटम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है विच एटम्स टचेस। अब एक बात बताओ, एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं, एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं, एटम्स हैं केवल और केवल कॉर्नर्स पे। एक यहाँ एटम्स हैं, देखो इजी करने के लिए, इजी पढ़ने के लिए हम इनको दूर दूर दिखा रहे हैं, लेकिन क्या सॉलिड में ये दूर दूर रहते हैं, सॉलिड तो बिल्कुल क्लोज्ड पैकिंग होती है सॉलिड्स में, तो ये तो हम केवल पढ़ने में हमें आसानी हो इसलिए हम इनको पॉइंट्स के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो ये वाली चीज़ होती है बिल्कुल पास पास, तो ये वाली चीज़ पास पास होती है, तो ये वाला कॉर्नर का एटम ये वाले कॉर्नर के एटम से टच हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि विच एटम टचेस, कॉर्नर वाले 2 एटम्स टचेस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, एटम्स एट द कॉर्नर्स टचेज ईच अदर। उसके बाद फोर्थ चीज़ हमें पता होना चाहिए उसकी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, रिलेशनशिप देखो जो एटम्स टच हो रहे हैं, ये 2 कॉर्नर वाले टच हो रहे हैं, एक इस कॉर्नर पे एक इस कॉर्नर पे, तो इनकी ये क्या होगी भाई, ये एक रेडियस आर इस वाले इसकी और इस वाले इसकी ये आर रेडियस, कितनी रेडियस हो गई ये 2r हो गई, और ये 2r किसके इक्वल है, एज के इक्वल है, यही तो होगी एज, यही तो होगी एज, तो 2r किसके इक्वल है, एज के इक्वल। तो रिलेशनशिप क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2r। एक और चीज़ है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर मतलब कि बिल्कुल पास वाले पड़ोसी से डिस्टेंस, ठीक है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो मान लो ये दोनों ही नेबर्स हैं, ये दोनों ही पड़ोसी हैं आपस में, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होगा, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस d के इक्वल, और ये एक्चुअल में है क्या, 2r ही है, ये तो 2r ही है, यानी कि हम 2r को d के इक्वल भी लिख सकते हैं, d को हम बोलेंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ये वाला रिलेशनशिप हमें पता होना चाहिए, किसके लिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए, जिसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ है इस फेयर वाली नोट्स में, इन दिस यूनिट सेल्स द पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये वाली क्या है, एज। दूसरी बात होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स का समझा दिया मैंने, कंट्रीब्यूशन कैसे लिखा है, 8 कॉर्नर्स हैं और 1 का कंट्रीब्यूशन है 1/8, ठीक है, और ये हो गया फिर 1 एटम। उसके बाद एटम्स एट द कॉर्नर टचेज ईच अदर, ये बात हमें पता होना चाहिए, अगर ये बात हमें पता है तो आसानी से हम ये रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड की बात करें, बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बताओ बॉडी सेंटर में एटम्स कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, प्लस बॉडी सेंटर पे,
अब बताओ आपके रूम का सेंटर, कितने सेंटर होते हैं? सेंटर तो एक ही होता है, बिल्कुल रूम के बीच में, बिल्कुल रूम के बीच में जो है उसका सेंटर होता है। जैसे ये वाला रूम था, ये वाला क्यूब था, तो इसका सेंटर कहाँ रहा होगा? बिल्कुल बीच में एक एटम। और कॉर्नर्स पे तो है ही, कॉर्नर्स पे तो है ही। अब दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स। सोच के देखो, बीसीसी में कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, और कॉर्नर्स का तो हमें पता है 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1। अब एक है इसमें बॉडी सेंटर पे एटम, तो बॉडी सेंटर वाला सोच के देखो, अगर आपके रूम के बीचों बीच कोई एटम प्रेजेंट है तो वो सारा का सारा उसी रूम में प्रेजेंट होगा ना, उसका कोई हिस्सा बाहर निकल के दूसरे रूम में तो नहीं जा रहा होगा। तो मतलब कि इसका ये वाला जो एटम है ये पूरा का पूरा अंदर है, मतलब ये कितना एटम हो गया? 1। और 1 यहाँ से आ रहा था, और प्लस में बॉडी सेंटर वाला 1, उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा 1 × 1, यानी कि 1 + 1 जो है क्या आ गया? 2 एटम्स होते हैं किसमें? बीसीसी में। तीसरी बात क्या पता होना चाहिए कि एटम्स कौन से वाले टच कर रहे हैं। इसमें जो है एटम्स टच करते हैं, कौन से वाले टच करते हैं? देखो ये वाला जो है, ये वाला मान लो क्यूब था, ये इसका बिल्कुल बॉडी सेंटर वाला है। अब अगर आपको रूम से ही कंपेयर करना है तो देखो, ऊपर वाला एक कॉर्नर लो और उसको कहाँ से मैच करो? बॉडी डायगोनल में से, पूरी बॉडी के बीचों बीच में से कोई डायगोनल ड्रॉ करो और दूसरे कोने से ले जाके उसको मिला दो। तो ये वाले 3 एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले एटम्स टच कर रहे होंगे कहाँ पे? बीसीसी में। तो बीसीसी में कौन से एटम्स टच कर रहे हैं? 3 एटम्स अलोंग द बॉडी डायगोनल टचेज ईच अदर, यानी कि बॉडी का तो ये जो डायगोनल है ये वाले एटम्स टच कर रहे हैं। अब देखो, इसकी मैंने ट्रायंगल बना ली, मान लो ये वाला एक हो गया बीसी, ठीक है, बीसी, और ये हो गया एसी। उसके बाद ये ट्रायंगल पूरी करने के लिए हमने क्या किया? ए बी को मिला दिया, मतलब ऊपर वाली जो दीवार है वहाँ से उसका जो है उसका फेस डायगोनल, इसको क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल, क्योंकि ऊपर वाला एक फेस है, उसको एक फेस बोलेंगे, तो ऊपर वाले इसको क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल। और इस वाले को बोला था हमने बॉडी डायगोनल, ये बॉडी के बीचों बीच में से जो डायगोनल निकाला उसको बॉडी डायगोनल, और ये ऊपर वाला फेस डायगोनल। तो ये ट्रायंगल हो गई हमारी BAC। अब देखो, इस ए बी सी में से हमें क्या क्या चीज़ें पता है? हमें जो है इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है? BC, ये वाला हाइपोटेन्यूज है। इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोलेंगे? इसका स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब देखो, हमें AB तो पता नहीं है, AC पता है। AC क्या है? एक एज है। AC हमें पता है क्या है? A, लेकिन हमें AB तो नहीं पता। अब AB कैसे निकालेंगे? हम पहले क्या करेंगे? AB को निकालेंगे। AB किस वाले ट्रायंगल से निकालेंगे? AB किस वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं? इस ऊपर वाली ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, AD और B वाली ट्रायंगल से। कैसे निकालेंगे? AB का स्क्वायर, ये वाली भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वाले में से क्या निकाल लेंगे? AB निकाल लेंगे, और फिर AB की वैल्यू वो ऊपर वाली ट्रायंगल में यानी कि ABC वाली में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास BC आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? AB निकालना है। कैसे निकलेगा? AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, दोनों की ही वैल्यू हमें पता है, AD और BD हमें पता है, A² और A² होता है, यानी कि 2A², ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी? AB² की। अब ये AB² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और AC का तो हमें पता ही है A², तो ये कहाँ पुट कर देंगे? ये पुट कर देंगे यहाँ पे, देखो, BC का स्क्वायर = 2A² हमने निकाला वो, और A² हमें पहले से पता था, यानी कि ये हो गया 3A²। BC की वैल्यू आ गई √3A। BC² अगर 3A² है तो BC क्या आ गया? दोनों तरफ रूट ले लिया तो √3A आ गई BC की वैल्यू। और अब देखो, अब ये BC एक्चुअल में था क्या? देखो, BC था ये वाला, ठीक है,
ये वाले एटम्स टच कर रहे थे एक दूसरे को। और नियरेस्ट नेबर कौन से होंगे? नियरेस्ट नेबर होंगे इनमें से ये वाला एटम और ये वाला एटम। साथ वाले पड़ोसी कौन से होंगे? ये वाला, या फिर कह सकते हैं ये एटम, ये ग्रीन वाला, और ये सी रेड वाला। ठीक है, तो इनकी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कौन सी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इनकी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी। उसके बाद इनकी रेडियस क्या होगी? इनकी रेडियस क्या होगी? देखो, ये आर, ये 2r और ये r, यानी कि ये क्या हो गया भाई? 4r। 4r ही किसके इक्वल है? ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस d। 4r किसके इक्वल है? 2d के इक्वल। और ये जो निकाला है हमने पूरे का पूरा, ये किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल है √3a के इक्वल। तो आ गई रिलेशनशिप r में, d में और a में। कैसे आई? रेडियस क्या होता है? रेडियस यहाँ से निकालेंगे, रेडियस यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 2d/4, यानी कि d/2 ये हो गया d/2। और ये d/2 किसके इक्वल होगा? √3/4 के इक्वल। देखो यहाँ से डिस्टेंस क्या आई थी? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होती है bc/2, यानी कि इस पूरे का आधा करेंगे तो इन दोनों के बीच की नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आएगी। तो ये क्या हो गई? √3a तो निकाला ही था पूरा, आधा क्या हो जाएगा? √3a/2। अब क्या करना है? d किसके इक्वल है? d किसके इक्वल है? 2 रेडियस के इक्वल नहीं है d? 2 रेडियस के इक्वल नहीं है d? तो देखो रेडियस क्या हो जाएगा? d/2 और ये हो जाएगा √3a/4a। ये वाला रिलेशनशिप हमें पता चल गया। ये किसके लिए निकाला हमने? ये निकाला BCC के लिए। ठीक है, BCC के लिए। अब बारी आती है तीसरे टाइप का, जो है तीसरे टाइप का, अगर एटम्स हो कॉर्नर्स पे और कहाँ पे हो? फेस के सेंटर पे। अब एक बात बताओ, आपके रूम के फेसेस कितने हैं? रूम के फेसेस वो होते हैं जो दीवारें होती हैं और ऊपर नीचे का फेस। जैसे ये आपका रूम है या कोई क्यूब है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, देखो, इस साइड वाली दीवार, लेफ्ट वाली दीवार, राइट वाली दीवार, ऊपर वाली छत, नीचे वाला फ्लोर और आगे वाला और पीछे वाला, यानी कि टोटल कितने फेसेस हो गए? टोटल कितने फेसेस हो गए इसके? 6 फेसेस हो गए। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इस फेस में आपके राइट हैंड वाली दीवार पे एक कोई एटम रखा हुआ है, बिल्कुल उसके बीच में, ठीक है, कहाँ पे रखा हुआ है? ये मान लो कोई रूम है, ये एटम कहाँ पे रखा हुआ है? बिल्कुल इसके फेस पे। अगर इस फेस पे ये एटम रखा हुआ है बीचों बीच, तो इसका कंट्रीब्यूशन एक तो इसी रूम में है, एक तो इसी रूम में है आधा, और ये आधा कौन से रूम में होगा? इसके साइड वाले रूम में। यानी कि ये एटम 2 हिस्सों में बटा हुआ है, आधा इस वाले रूम में है और आधा इससे नेक्स्ट वाले रूम में। तो यानी कि एक एटम का क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2, अगर वो फेस पे प्रेजेंट हो तो। और कॉर्नर्स का तो हमें पता ही है कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, 1/8 होता है। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहली चीज़ क्या आती है? इसकी डेफिनेशन। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे? इट हैज़ पॉइंट्स एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 6 फेसेस। यानी कि कॉर्नर्स पे तो एटम होगा और 6 फेसेस पे भी, देखो ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट और आगे और पीछे। तो ये हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स की बारी आई। नंबर ऑफ एटम्स कहाँ कहाँ पे एटम प्रेजेंट है? पहली बात तो ये 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और 6 फेसेस पे प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है वो कैसे निकालेंगे? कितने प्रेजेंट है इनटू में 1 का कंट्रीब्यूशन। तो 8 एटम्स प्रेजेंट है और एक कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है उस एक क्यूब के साइड, उस एक यूनिट के साइड। और 6 फेसेस हैं और एक का कंट्रीब्यूशन उस वाले यूनिट सेल में कितना होता है? 1/2। तो ये कितना आ गया? 1+3, यानी कि इसके कितने एटम्स हैं? टोटल 4 एटम्स हैं। उसके बाद बात आती है कि कौन से एटम्स टच करेंगे, ये बात हमें पता होना चाहिए। तो एक बात याद रखो कि FCC में कौन से एटम्स टच करते हैं? फेस सेंटर वाले, फेस डायगोनल वाले, आई मीन द 3 एटम्स अलोंग द फेस डायगोनल टचेस ईच अदर। ठीक है, ये जो ऊपर ये जो फेस है ABC वाला फेस, ऊपर वाली जो छत पे जो फेस बन रहा है, जो हाफ ट्रायंगल बन रही है, वो वाला फेस। देखो ये एटम
और ये वाला एटम टच कर रहे होंगे एक दूसरे को। तो देखो अब दो नेबर्स की, दो पड़ोसियों की आपस में डिस्टेंस क्या है, d मान लिया, और ये किसके इक्वल होगा, d, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस। ये तो हमने दूर दूर पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। ये वाली जो है d है और ये ही क्या है 2r है। d किसके इक्वल आ गया, 2r के इक्वल। और अब एज से और कंपेयर करना है, तो एज कैसे निकालेंगे, ये वाला डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं एज की फॉर्म में। ये ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी ट्रायंगल ले ली, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और ए सी क्या आ गया √2a। तो ए सी आ गया पूरा टोटल, ए सी आ गया √2a। डी कैसे निकालेंगे, डी निकाल लेंगे इसका हाफ। देखो पूरे का हाफ क्या है डी, तो इस पूरे का हाफ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इस डी का भी हाफ क्या है, डी का भी हाफ क्या, इस डी का हाफ क्या है, रेडियस। तो ये कैसे निकालेंगे, a/2√2 हो जाएगा। इसका भी हाफ करेंगे तो अपॉन में 2 कर दिया। तो ये आ गया क्या क्या चीज़ें, डेफिनेशन हो गई, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स हो गए, उसके बाद हमें पता चल गया कौन से एटम्स टच कर रहे हैं, उसके बाद हो गया इनका रिलेशनशिप। ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए जब हम किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल को पढ़ते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल हमने पढ़ा था कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में कौन सा आता है, सिंपल वाला। नॉन प्रिमिटिव में आते हैं BCC, FCC, और एक और पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था, एज सेंटर वाला, ECC भी पढ़ा था। वो एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता। पॉसिबिलिटी तो है उसके एग्जिस्ट करने की, लेकिन वो उसकी अबेंडेंस जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए हम उसको पढ़ते ही नहीं है। हम कौन कौन से पढ़ते हैं, एक तो ये प्रिमिटिव वाला, ये सिंपल, और नॉन प्रिमिटिव वाले ये 2 पढ़ते हैं हम डिटेल में। ठीक है।